तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं केबी साइंस लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम पढ़ेंगे कि 5 तरह के लॉ होते हैं जो कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दिए गए हैं और इसका मतलब क्या होता है। देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब अब इससे ही पता लगता है कि केमिकल कैसे कंबाइन करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। वो जब एलिमेंट्स मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं वो कोई सर्टेन बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं और इन्हीं रूल्स को हम लॉ का नाम दे देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जनरली 5 लॉ होते हैं जो कि है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेलो-सेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और एक होता है हमारा लास्ट एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। और ये पांचों जो लॉ है ये अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं और आप डेट भी चेक कर सकते हैं। ये 1789 से लेकर 1811 में दिए गए थे। इसका मतलब 200 साल आज से 200 साल पहले दिए हुए रूल है ये, ठीक है। तो ये जो लॉ है बहुत पुराने हैं, 200 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं बेसिकली। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और ऐसे ही एक एक सेपरेट वीडियो बनेगी लॉ ऑफ डेफिनेट पे, लॉ ऑफ मल्टीपल पे, गैसियस वॉल्यूम पे और एवोगैड्रो पे। और एक रेसिप्रोकल लॉ है जो कि एक्स्ट्रा है, इनसे अलग है, ठीक है, लेकिन इन पर बेस्ड है और उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोइन लेवोइजर ने 1789 में ये लॉ दिया था और ये लॉ कहता है कि द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर्स एंड द प्रोडक्ट फॉर्म रिमेन्स कांस्टेंट, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इस डेफिनेशन का आसान सा मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अगर ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और दोनों मिलकर ए बी बना रहे हैं, ठीक है, ये नीचे इक्वेशन है आपको दिख सकती है। ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और दोनों मिलकर ए बी बना रहे हैं, तो जो सम ऑफ मास ऑफ ए बी होगा, ए प्लस बी सॉरी, वो इज इक्वल होगा किसके, सम ऑफ मास ऑफ ए बी, ठीक है। तो यही नीचे लिखा है, मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। अब आपको पता है, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कार्बन डाइऑक्साइड का ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन का जो मास है वो 12 है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है हमारे, ठीक है, मोलिक्यूल है, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा 32 और यहाँ पे सेम एज इट इज़ कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन हमारे 2 हैं, तो 16 इंटू 2 ये हो जाएगा 44। आप देख सकते हैं दोनों तरफ कितना है हमारा मास, 44, ठीक है। तो इसका मतलब सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट होता है सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है हमें, ठीक है। लेकिन आज के समय में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी बहुत सी इक्वेशंस है, जैसे E=mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने पढ़ी होगी, जिसमें क्या है कि जो मास है हमारा वो कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो मास हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। हमारी जो रिएक्शन होगी उसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इस वजह से आज के समय में जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो वैलिड नहीं है। तो अब देखते हैं इस पर हमारे जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से बनेंगे। तो जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वो कुछ इस तरीके का होगा कि एक सोडियम कार्बोनेट आपको दिया है, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, इथेनोइक एसिड के साथ, ठीक है, टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट। जो बना रहा है सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कहने का मतलब है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है इथेनोइक एसिड के साथ, जिससे बन रहा है, फॉर्म हो रहा है सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारा सोडियम कार्बोनेट, पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड, ये मैंने इथेनॉल लिख दिया है गलती से, आप इसको इथेनोइक एसिड समझे। तो सोडियम कार्बोनेट इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिससे हमारा सोडियम इथेनोएट बन रहा है, साथ में हमारा बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और आगे पढ़ते हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। ये भी लिख लेते हैं, 5.3 ग्राम हमारा सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड के साथ, ठीक है, टू फॉर्म 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू सोडियम इथेनोएट हमारा 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 2.2 ग्राम और वाटर हमारा 0.9 ग्राम, ठीक है। इसके बाद ये
इसके बाद ये कहता है कि सो डैट दिस डाटा वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर आपने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था अभी पीछे, उसमें हमने पढ़ा था कि जो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो इज इक्वल टू होता है सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट जब हम सम करेंगे और सम ऑफ मास ऑफ जब रिएक्टेंट हम सम करेंगे तो ये बनेगा हमारा 11.3। तो जब दोनों तरफ 11.3 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है जो कि सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड से सोडियम इथेनोइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, ये रिएक्शन हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है, देखो 3 क्वेश्चन है हमारे पास और तीनों ही अलग अलग तरीके के हैं और हर क्वेश्चन एक स्टेप फॉरवर्ड है जिससे आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ सके। तो दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट से बन रहा है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे लिखा है इसने व्हेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड कम्प्लीटली देन 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से हमारा 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, ठीक है, और विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यूज्ड इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो ठीक है, तो लॉ जो है वो होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। और देखो इस रिएक्शन को आप देख सकते हो, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 चीज़ें ही बन रही है और कोई तीसरी चीज़ नहीं बन रही, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 10 ग्राम हमने लिया था इनिशियल शुरू में कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें से 5.6 ग्राम हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बना, तो जो बाकी का जो पोर्शन है 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का, वो क्या बनाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से हम इसको सब्सट्रैक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, पहले में तो आपको सारी चीज़ें दी गई हुई थी, आपको सिर्फ उनको सम करना था और ये बताना था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये ओबे करता है। सेकंड में क्या है, आपको कोई एक चीज़ नहीं देंगे, बाकी सारी चीज़ देंगे और उस चीज़ के लिए पूछेंगे कि आप बताएं कि कितना मास बना। इसके ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। ये थोड़ा सा 1 स्टेप फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। हमें 1.5 ग्राम ऑफ इथेन दी गई है जो कि ऑन कंप्लीट कंबक्शन, ठीक है, कंप्लीट कंबक्शन किसका हो रहा है, इथेन का। इथेन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है। उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, बाकी जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो 1.5 ग्राम ऑफ इथेन ऑन कंप्लीट कंबक्शन गिव 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो रिएक्शन आपको समझ में आ गई है कि इथेन का कंप्लीट कंबक्शन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा ऑब्वियसली, और उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। उसके बाद मैंने एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया है। तो बैलेंस कुछ इस तरीके से किया है कि 4 कार्बन इस तरफ है तो 4 कार्बन इस तरफ, 8 6 दूनी 12 हाइड्रोजन इस तरफ है तो 12 हाइड्रोजन इस तरफ, 14 ऑक्सीजन इस तरफ है तो 4 दूनी 8 प्लस 6 14 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है। और इसमें हमें दिया है क्या, 1.5 ग्राम ऑफ इथेन हमने लिख दिया है नीचे, और क्या दिया है 4.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी हमने नीचे लिख दिया है। अब हमको क्या बताना है कि सो डैट द रिएक्शन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें ये बताना है कि ये जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है। अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम आई क्या, कि जो बाकी रिएक्शंस थी उनमें क्या होता था कि हमें सारी चीज़ें दी होती थी, कोई एक चीज़ पूछते थे, सपोज करो ऑक्सीजन का मास पूछ लिया, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन में क्या है कि हमें रिएक्टेंट में भी एक चीज़ नहीं है हमारे पास और प्रोडक्ट में भी वाटर का मास हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर ये दोनों चीज़ दी होती या एक भी दी होती तो हम सब्सट्रैक्ट करके निकाल लेते, और लेकिन हमें ये चीज़ नहीं दी तो इसका मतलब पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ऑक्सीजन और वाटर का मास निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही हम दोनों साइड को जब सम करेंगे, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट और सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, अगर वो इक्वल आएगा तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये ओबे कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो शुरू करते हैं। आपने पढ़ा है मोल,
मोल कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो किसी चीज़ का जब हम मोल निकालते हैं किसी एलिमेंट का, तो उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो हम इथेन का मोल निकालते हैं, ठीक है, कि इस रिएक्शन में इथेन का कितने मोल है। तो इस रिएक्शन में मास मतलब 1.5 ग्राम जो दिया हुआ है, मोलर मास इसका जो हम जैसे कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा 24। हाइड्रोजन का हमारा 1 होता है, 6 हाइड्रोजन है तो 24 + 6 30, तो मोलर मास इसका हो जाएगा 30। ठीक है, और जो हमारे मोल होंगे इथेन के वो बनेंगे 1/20 या 0.05, ठीक है, मोल। तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन हम ये देख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ इथेन रिएक्ट्स विथ 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। जब आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कर देंगे बढ़िया से, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो बराबर होंगे, तो जो उनके कोफिशिएंट होंगे वो मोल होंगे। तो जैसे इसमें 2 मोल है हमारे इथेन के, वो रिएक्ट कर रहे हैं 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ मैंने लिख दिया है नीचे 2 मोल ऑफ इथेन इज इक्वल टू 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि जो 2 मोल ऑफ हमारे इथेन है वो 7 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के। और यूनिटरी मेथड से अगर हम निकालेंगे कि 0.05 मोल ऑफ इथेन हमारा कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम निकाल सकते हैं 1 मोल ऑफ इथेन इज इक्वल टू 7/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और 0.05 मोल ऑफ इथेन या 1/20 मोल ऑफ इथेन इज इक्वल टू 7/2 इंटू 1/20, जिससे आएगा हमारा आंसर 7/40। तो इसका मतलब जो हमारे 0.05 मोल ऑफ हमारा इथेन था वो 7/40 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखो मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। हमारे पास यहाँ पे देखो मोलर मास हम निकाल लेंगे ऑक्सीजन का। ठीक है, क्या ऑक्सीजन का मास, मोलर मास क्या होगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के 2 एटम है तो यहाँ से होगा हमारा 32। ठीक है, और जो इसका मोल निकला है वो है 7/40। तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। हमारे पास मोल भी है, मोलर मास भी है, तो मास हम निकाल सकते हैं, और मास हमारा आएगा 5.6 ग्राम। ठीक है, सो द फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ मोल मास इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास वी कैन फाइंड ऑक्सीजन मास 7/40 इज इक्वल टू मास बाय जो हमारा मोलर मास है। तो मास हमारा आ गया 5.6 ग्राम। और सेम एज इट इज़ इसी तरीके से हम वाटर का मास निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 2.7 ग्राम। और जब हम इनको सम करेंगे, देखो इस रिएक्शन में इथेन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब हमारे पास दोनों का मास आ गया, ऑक्सीजन का 5.6 ग्राम और जो हमारा वाटर है उसका 2.7 ग्राम। और जब हम इनको यहाँ पे लिख देंगे, और जब हम इनको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया सो डेट द रिएक्शन ऑफ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। और जो हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट है वो है 1.5 ग्राम प्लस 5.6 ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हमारा है सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट हमारा है 4.4 ग्राम प्लस 2.7 ग्राम। जब हम इनको एडिशन करेंगे तो ये आएगा हमारा 7.1 ग्राम इज इक्वल टू 7.1 ग्राम। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रही है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।